नमस्कार दोस्तों, यूपीपीसीएस प्रीलिम्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की इस सीरीज में मैं प्रशांत आप सबका स्वागत करता हूं। इस सीरीज के तहत हम डिस्कस करेंगे मिडाइवल हिस्ट्री से जुड़े हुए प्रश्नों को, जो कि यूपीपीसीएस प्रीलिम्स में 2011 से लेकर 2023 के दौरान पूछे गए हैं। कुल प्रश्नों की बात हम करें तो कुल 80 प्रश्न 2011 से लेकर के 2023 के दौरान यूपीपीसीएस प्रीलिम्स में मिडाइवल हिस्ट्री से पूछे गए हैं, जिन्हें एक एक करके हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो चलिए इसी के साथ इस लेक्चर को प्रारंभ करते हैं। तो 2011 का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। इस प्रश्न को मेरे साथ पढ़ते हुए, इन्हें सॉल्व करते हुए और अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखते हुए आप सभी आगे बढ़ेंगे, ऐसी आप सभी से मैं उम्मीद करता हूं। नीचे वो प्रश्न किस वर्ष की परीक्षा में पूछा गया है वो डिस्प्ले हो रहा है, ऊपर प्रश्न है। पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। 13वीं और 14वीं सदी ईस्वी में भारतीय किसान खेती नहीं करते थे। ड्यूरिंग द 13th and 14th century AD, the Indian peasant did not cultivate गेहूं, जौ, चावल और मक्का, वीट, वार्ले, राइस, मेज। तो 13वीं और 14वीं ईस्वी में भारतीय किसान खेती नहीं करते थे मक्का की। ऐसी मान्यता है कि मक्का की जो खेती है वो पुर्तगाली भारत लेकर के आए, उसी प्रकार से जैसे वो आलू की खेती लेकर के आए, पपीते की खेती लेकर के आए, तो मक्के की खेती ये 15वीं शताब्दी में पुर्तगाली अपने साथ लेकर के आए। उससे पहले भारत में मक्के की खेती नहीं होती थी। गेहूं, जौ और चावल, इन तीनों की खेती होती थी। डी हमारा उत्तर है। अगला, निम्नलिखित सूफी संतों में से कौन एक सर्वप्रथम अजमेर में बस गए थे? सूफी संतों से और भक्ति आंदोलन से मध्यकालीन भारतीय इतिहास में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते रहे हैं, और आप लोग देखेंगे तो बहुत सारे प्रश्न आपको दिखेंगे आगे। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इस टॉपिक को सूफीज्म और भक्ति मूवमेंट, इनको जो है अच्छे से तैयार करिए। इनसे बहुत सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे जाते हैं, उसी का एग्जाम्पल है। निम्नलिखित सूफी संतों में से कौन एक सर्वप्रथम अजमेर में बस गए? तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, शेख निजामुद्दीन औलिया और शेख सलीम चिश्ती। तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर में बस गए। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती मोहम्मद गौरी की सेना के साथ भारत आए थे और अजमेर में ये बस गए। ए हमारा उत्तर है। अगला, निम्नलिखित में से किसने आगरा की स्थापना की? ए बलबन ने, बी बहलोल लोदी ने, सी सिकंदर लोदी ने और डी फिरोज तुगलक ने। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ आगरा? तो आगरा की स्थापना सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में किया और 1506 ईस्वी में आगरा को उसने अपनी राजधानी बनाने का कार्य किया। और आगरा की स्थापना के पीछे जो सिकंदर लोदी का उद्देश्य था वो ये था कि आगरा से वो पूरे राजपूताना के राज्यों को नियंत्रित कर सकता था और मुख्य व्यापारिक जो मार्ग था उस पर भी अपना नियंत्रण स्थापित रख सकता था। तो सी हमारा उत्तर है। अगला, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? ए अजमेर कुबत उल इस्लाम, जौनपुर अटाला मस्जिद, मालवा जहाज महल, गुलबर्गा जामा मस्जिद। तो देखिए, जौनपुर में अटाला मस्जिद है, मालवा जहाज महल, गुलबर्गा जामा मस्जिद, ये सब सुमेलित हैं। लेकिन कुबत उल इस्लाम मस्जिद अजमेर में नहीं है, ये मस्जिद दिल्ली में है। तो यही ए सही सुमेलित नहीं है। चलिए अगले प्रश्न पे। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया था? बलबन ने, फिरोज तुगलक ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो जजिया एक कर था जो मुस्लिम सल्तनत में रहने वाले गैर मुसलमानों पर लगाया जाता था। तो मुस्लिम शासक के अधीन जो गैर मुस्लिम जनता थी उन पर जजिया लगाया जाता था। तो यहां पूछा जा रहा है कि
दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया? बलबन ने, फिरोज तुगलक ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो फिरोज तुगलक दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने कि ब्राह्मणों पर भी जजिया कर आरोपित कर दिया। इससे पूर्व ब्राह्मण जजिया कर से मुक्त थे, लेकिन फिरोज तुगलक ने यह कहा कि कहीं पर भी यह नहीं लिखा है कि ब्राह्मणों को छूट दी जानी चाहिए, तो ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाने का कार्य फिरोज तुगलक ने किया। कहते हैं कि बड़े पैमाने पर हिंदुओं ने इस बात का विरोध किया और अंततः यह तय किया कि सारे हिंदू मिलकर के ब्राह्मणों के हिस्से का जजिया वो स्वयं भरने का काम करेंगे। तो बी उत्तर है हमारा। अगला, किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ? ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी इल्तुतमिश, सी अलाउद्दीन खिलजी और डी अलाउद्दीन मसूद शाह। तो सबसे पहले बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम अंकित हुआ अलाउद्दीन मसूद शाह के सिक्कों पर। ठीक है, तो डी हमारा उत्तर है। अलाउद्दीन मसूद शाह दिल्ली सल्तनत का 7वां शासक था और इसी के सिक्कों पर अंतिम खलीफा अल मुस्तमीन का नाम अंकित हुआ। आइए थोड़ा सा इसके बारे में हम देख लें। तो देखिए, अलाउद्दीन मसूद शाह, इसका शासन काल रहा 1242 से लेकर के 1246 तक। छोटे कार्यकाल था, केवल 4 वर्षों का। ठीक है, इसी ने बलबन को अमीर हाजिब नियुक्त किया और इसके सिक्कों पर सर्वप्रथम बगदाद के अंतिम अब्बासी खलीफा उल मुस्तसीम बिल्लाह का नाम अंकित हुआ। खलीफा यानी मुस्लिम धर्म में खलीफा को यह मानते हैं कि खलीफा खुदा की परछाई है पृथ्वी पर, खुदा का प्रतिनिधि है पृथ्वी पर। ठीक है, और यह धार्मिक नेता भी होता है और राजनीतिक नेता भी होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन महाभारत के तेलुगु अनुवादों के लिए विख्यात है? कंबन, कुट्टन, ननय, टिक्कन। तो महाभारत का तेलुगु अनुवाद का कार्य प्रारंभ किया गया ननय द्वारा, जिसे 13वीं शताब्दी में टिक्कन और 14वीं शताब्दी में एररन द्वारा पूर्ण किया गया। और इन तीनों को यानी ननय, टिक्कन और एररन, इन तीनों लोगों को मिलाकर कवित्रय कहा जाता है। तो ननय और टिक्कन ये 2 लोग ऑप्शन में हैं, तो 3 और 4 यानी सी हमारा उत्तर होगा। ठीक है, तो 7 का उत्तर हमारा सी होगा। अगला, वह प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिनको अकबर ने बहुत सम्मानित किया था? चंद्रप्रभा सूरी, हरिविजय सूरी, पुष्पदंत यशोभद्र। तो वह प्रसिद्ध जैन आचार्य थे हरिविजय सूरी, जिनका अकबर बहुत सम्मान करता था और अकबर ने इन्हें जगत गुरु की उपाधि प्रदान की थी। तो हरिविजय सूरी हमारा उत्तर है। अगला, निम्नलिखित में से कौन जहांगीरी चित्रकार थे? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। हु अमंग द फॉलोइंग वेयर जहांगीरी पेंटर? सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। अब्दुल समद, अबुल हसन, आका रिजा और मीर सैयद अली। तो आका रिजा और अपू हसन 2 और 3, यानी 9th का जो हमारा उत्तर है वो है बी। आइए इसके एक्सप्लेनेशन को देख लें और पूरे मुगल काल में चित्रकला के इतिहास को समझ लें। हालांकि जहांगीर का काल मुगल चित्रकला का स्वर्णिम काल माना जाता है, जब मुगल चित्रकला अपने सर्वोच्च स्तर पर पहुंची, लेकिन उसके पूरे इतिहास को हम समझ लेंगे। ठीक है, तो मुगल चित्रकला की शुरुआत हुमायूं के काल से मानी जाती है और इसीलिए मुगल चित्रकला का संस्थापक हुमायूं को माना जाता है। हुमायूं ने दास्तान अमीर हमजा के पांडुलिपि के चित्रों की शुरुआत करवाई। उसके बाद सर्वप्रथम अकबर ने 1562 ईस्वी में चित्रकला विभाग का गठन किया, जिसका प्रमुख अब्दुल समद था।
दशवंत अकबर के समय का अग्रणी चित्रकार था। इसके द्वारा रज्मनामा महाभारत का फारसी अनुवाद की पांडुलिपि पर बनाया गया इसका चित्र मुगल चित्रकला में मील का पत्थर माना जाता है। बसावन अकबर के समय का सर्वोत्कृष्ट चित्रकार था। यह छवि चित्रकारी, भूदृश्यों के चित्रण व व्यंग चित्र का विशेषज्ञ था। अकबर के ही शासनकाल में भित्ति चित्र की शुरुआत हुई। जहांगीर के काल में मुगल चित्रकला अपने चरम पर पहुंची तथा लघु चित्र लोकप्रिय हुई। जहांगीर ने हेरात के प्रसिद्ध चित्रकार आगा रजा के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रशाला की स्थापना करवाई। अगला प्रश्न, औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? ए संभाजी, बी राजाराम, सी जीजाबाई और डी ताराबाई। तो औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व जिनके हाथों में था उनका नाम था ताराबाई। अपने पति राजाराम की मृत्यु के बाद अपने पुत्र शिवाजी सेकंड को मराठा साम्राज्य का छत्रपति घोषित करके उनकी अल्पवयस्क पुत्र थे, 4 वर्ष के थे, तो उनकी संरक्षिका के रूप में इन्होंने मराठों का नेतृत्व किया 1700 ईस्वी से लेकर 1708 ईस्वी तक। बड़ा ही संक्रमणशील ये काल रहा, लेकिन बड़े मजबूती से इन्होंने मराठा साम्राज्य को उस समय संभाला। तो डी हमारा उत्तर है ताराबाई। अगला, फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दारू उल सफा क्या था? एक दानशाला, एक खैराती अस्पताल, एक पुस्तकालय, तीर्थयात्रियों के लिए एक अतिथि गृह। व्हाट वाज दारुल सफा इस्टेब्लिश्ड बाय फिरोज तुगलक? तो फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफा था एक खैराती अस्पताल, ए फ्री हॉस्पिटल, एक खैराती अस्पताल। अब फिरोज तुगलक से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की हम चर्चा करेंगे। तो उसने जो कल्याणकारी कार्य किया उसमें उसने गरीबों के लिए दारुल सफा चिकित्सालय बनवाया, बेरोजगारों के लिए रोजगार कार्यालय, अनाथ व विधवा मुस्लिम स्त्रियों की सहायता हेतु दीवाने खैरात की स्थापना की, वृद्धावस्था पेंशन हेतु दीवाने इस्तिहाक एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग सोहरत याम की स्थापना करवाई और शिक्षा में व्यावसायिक पाठ्यक्रम लागू किया ताकि अच्छा कारीगर बन सके। उसने अस्पताल, मस्जिद, नगर आदि की स्थापना की। उसने काली मस्जिद, खिड़की मस्जिद, बेगमपुरा मस्जिद और जामा मस्जिद का निर्माण करवाया। माना जाता है कि इसने 300 नगरों की स्थापना की, जिसमें जौनपुर, हिसार, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, फिरोजपुर आदि प्रमुख हैं। अगला, उत्तर भारत में चांदी का सिक्का टंका जारी करने वाला कौन मध्यकालीन शासक था? ए इल्तुतमिश, बी रजिया, सी अलाउद्दीन खिलजी और डी मोहम्मद तुगलक। तो उत्तर भारत में चांदी का सिक्का टंका जारी करने वाला मध्यकालीन शासक था इल्तुतमिश, और इल्तुतमिश को ही दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। आइए इल्तुतमिश के बारे में देखें। तो शमसुद्दीन इल्तुतमिश 1211 से लेके 1236 इसे सुल्तान ए आजम यानी संसार का सुल्तान की उपाधि धारण की, और इसे सुल्तान सईद, गुलामों का गुलाम एवं मकबरों का पितामह कहा जाता है। इस तरह से पूछा जा सकता है आपसे प्रश्न, ठीक है। इसे ही ये पूछा जा सकता है कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो इल्तुतमिश को ही दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसने ही सर्वप्रथम लाहौर के स्थान पर दिल्ली को अपना राजधानी बनाने का कार्य किया था और शासन को कुशलतापूर्वक संचालित करने के लिए अपने 40 वफादार तुर्क गुलामों का समूह तैयार किया, जिसे बर्नी ने 40 या तुर्कान ए चहलगामी कहा। इसी ने शुद्ध अरबी के सिक्के चलवाए, जिसमें चांदी 175 ग्रेन का टंका एवं तांबे का जितल प्रमुख था। चलिए अगले प्रश्न पे, निम्नलिखित में से कौन अलवार संत नहीं था? पोगई, तिरुज्ञान, पुडम, तिरुमंगई। तो देखिए इनमें से सारे अलवार संत थे, लेकिन तिरुज्ञान ये अलवार संत नहीं थे, ये नयनार थे, ठीक है। तो बी हमारा उत्तर है। आइए समझ ले। आलवार, तो देखिए अलवार वैष्णव संतों को कहा जाता है। कुल इनकी संख्या 12 थी, जिसमें प्रमुख नाम है नमल्लावार, मधुर कवि, कुलशेखर, अंडाला, एकमात्र महिला। कुलशेखर ट्रावणकोर के राजा थे, जो बाद में भगवत भक्त हो गए। इनकी प्रमुख रचना पेयमाल तिरुमली थी। नयनार, तो नयनार शैव संतों को कहा जाता है और इनकी संख्या कुल थी
1763। पल्लव राजा महेंद्र वर्मन ने शैव संत अपर से शैव धर्म स्वीकार किया। नयनार संतों की रचनाएं तिरुमराई में संकलित है, जिसे तमिल वेद कहते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है तमिल वेद किसे कहते हैं। अलवार और नयनार के बाद दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत रामानुज ने की तथा उत्तर भारत में रामानंद द्वारा इसे फैलाया गया। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? पुनः जजिया लगाना, फर्रुखसियर, मसूलीपट्टनम पर अधिकार, फोर्ट, सती प्रथा निषेध अधिनियम और दास्ता का अंत, मैलकम। तो देखिए दास्ता के अंत से जुड़ा हुआ है लॉर्ड एलन बेरो। 1843 का जो एक्ट था उसकी 5वीं धारा में यह जिक्र किया गया था कि दास्ता का अंत होगा, तो यह डी हमारा उत्तर होगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत था? विलियम हॉकिंस, विलियम फिंच, पिट्रा डेला विला, एडवर्ड टेरी। तो निम्नलिखित में से जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स के राजदूत के रूप में विलियम हॉकिंस 1608 में हेक्टर नामक जहाज से भारत पहुंचा था और जहांगीर के दरबार में ये गया था। कहते हैं कि ये बहुत अच्छा फारसी बोल लेता था। जहांगीर को इसने प्रभावित किया, तो जहांगीर ने इसे 400 रुपए का मनसब दिया और इंग्लिश खान की उपाधि इसे दिया। ठीक है, विलियम हॉकिंस। अगला, अकबर की इच्छा अनुसार किसने रामायण का फारसी में अनुवाद किया? अबुल फजल, अब्दुल कादिर बदायूनी, फैजी, अब्दुल रहीम खाना खाना। तो अकबर की इच्छा अनुसार रामायण का फारसी में अनुवाद करने का काम अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया। तो 16 का जो हमारा उत्तर है वो है बी। निम्नलिखित में से किसने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था? आसफ खान, खुर्रम, महाबत खान, खुसरो। तो देखिए खुर्रम, महाबत खान और खुसरो, इन तीनों ने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था। यानी 2, 3 और 4। 2, 3 और 4 हमें कहां दिखता है? केवल और केवल डी में दिखता है। तो डी हमारा उत्तर है। आइए थोड़ा देख लें। तो जहांगीर के काल में विद्रोह, तो सिंहासन पर बैठते ही खुसरो ने विद्रोह किया, जिसे जहांगीर ने दबाया और खुसरो को आशीर्वाद देने के कारण गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने राजद्रोह के आरोप लगाकर मृत्युदंड दे दिया। 1622 में शाहजहां ने, खुर्रम ने संपूर्ण पंजाब और रोहतासगढ़ के किले पर अधिकार प्राप्त करने के लिए विद्रोह किया। 1626 में महावत खान, जमान बेग ने जहांगीर को कश्मीर में झेलम के तट पर बंधक बना लिया, जिसे नूरजहां ने छुड़वा लिया। अगला, 1306 ईस्वी सन के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच सीमा क्या थी? ब्यास, राबी, सिंधु, सतलज। तो 1306 ईस्वी सन के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय दिल्ली के सुल्तान और मंगोलों के बीच सीमा थी राबी नदी। देखिए सर्वाधिक जो मंगोल आक्रमण हुए वो हुए अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में। बहुत बार आक्रमण हुआ। सीरी का किला भी अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोल आक्रमण से बचने के लिए ही किया, लेकिन इतने आक्रमणों के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने सफलतापूर्वक मंगोलों को रोका। तो 1306 में मंगोलों ने आक्रमण किया और मलिक कफूर और गाजी मलिक ने उन्हें राबी नदी के तट पर रोका और तब से यही सीमा थी। ठीक है, तो 18 का जो हमारा उत्तर है वो है बी। कौन सूफी संत महबूब इलाही कहलाता था? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, बाबा फरीद, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी और शेख निजामुद्दीन औलिया। तो महबूब ए इलाही कहा जाता था शेख निजामुद्दीन औलिया को। शेख निजामुद्दीन औलिया ने 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था, लेकिन किसी भी सुल्तान के दरबार में ये नहीं गए थे और कहते हैं कि इनका मामला गयासुद्दीन तुगलक से बिगड़ गया था,
तब उन्होंने अपना प्रसिद्ध वाक्य कहा, हनूज दिल्ली दूरस्थ, यानी अभी दिल्ली बहुत दूर है। तो डी हमारा उत्तर है। अगला, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे? देखिए, सूफी संतों से कितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक है, इसीलिए मैंने कहा कि बहुत सारे प्रश्न हैं। ख्वाजा अब्दाल चिश्ती, शाह वली उल्लाह, मीर दर, ख्वाजा उस्मान हारूनी। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती शिष्य थे ख्वाजा उस्मान हारूनी के। अगला, अबुल फजल द्वारा अकबरनामा पूरा किया था 7 वर्षों में, 8 वर्षों में, 9 वर्षों में, 10 वर्षों में। तो अबुल फजल द्वारा अकबरनामा पूरा किया गया था, यह माना जाता है कि 7 वर्षों में, लेकिन इस विषय पर विवाद है। कई पुस्तकों में यह भी लिखा है कि 12 से 13 वर्षों में यह कार्य पूरा हुआ था, और कहीं पर लिखा है कि 1590 से प्रारंभ होकर 1596 ईस्वी तक यह कार्य चला था। इस प्रश्न को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपने मूल्यांकन से बाहर कर दिया था, लेकिन इन जनरल 7 वर्ष यही उत्तर होगा। अगला, अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। दस्तार बंदान कौन कहलाते थे? हु वेयर कॉल्ड दस्तार बंदान? सूफी संत, खान, मलिक, उलेमा। तो दस्तार बंदान कहलाते थे उलेमा। तो उलेमाओं को दस्तार बंदान कहा जाता था। तो 22 का जो हमारा उत्तर होगा वो होगा डी। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। औरंगजेब ने किसको साहिबात उज जमानी की उपाधि प्रदान की? शाइस्ता खान, अमीन खान, जहां आरा, रोशन आरा। तो औरंगजेब ने अपनी बहन जहां आरा को साहिबात उज जमानी की उपाधि प्रदान की। तो 23 का जो हमारा उत्तर है वो है सी। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। चंगेज खां का मूल नाम था द ग्रेट खान। खासुल खान, एसुगई, तिमुचिन, ओगदी। तो चंगेज खान का मूल नाम था तेमुचीन, और इसी तेमुचीन ने पूरी दुनिया को अशांत करने का काम किया। मंगोलों को एक बहुत बड़ी शक्ति बना दिया कि अपने दौर में मंगोलों का नाम सुन करके बड़ी से बड़ी सेनाएं भाग जाती थी। अगला, सुप्रसिद्ध मध्यकालीन संत शंकर देव संबंधित थे शैव संप्रदाय से, वैष्णव संप्रदाय से, अद्वैत संप्रदाय से, द्वैताद्वैत संप्रदाय से। तो सुप्रसिद्ध मध्यकालीन संत शंकर देव संबंधित थे वैष्णव संप्रदाय से। इन्होंने मध्यकालीन असम में धार्मिक और सामाजिक सुधार के व्यापक कार्यक्रम किए। तो 25 का जो हमारा उत्तर है वो है बी। अगला, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? पानीपत का प्रथम युद्ध, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526, खानवा का युद्ध बैटल ऑफ खानवा 1527, घाघरा का युद्ध बैटल ऑफ घाघरा 1529, चंदेरी का युद्ध बैटल ऑफ चंदेरी 1530। असल में चंदेरी का युद्ध बैटल ऑफ चंदेरी 1530 में नहीं लड़ा गया था, बल्कि बैटल ऑफ चंदेरी जनवरी 1528 में ये युद्ध हुआ था बाबर और मेदनी राय के बीच। तो यही गलत है। अब आइए पानीपत के प्रथम युद्ध, खानवा के युद्ध, घाघरा के युद्ध और चंदेरी के युद्ध के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो देखिए, बाबर का जन्म हुआ 14 फरवरी 1483 ईस्वी को ट्रांसआक्सियाना की रियासत फरगना में, और फरगना की राजधानी अंदीजान थी। 21 अप्रैल 1526 में, पूरी कहानी हमने स्किप कर दी है, सीधे युद्धों पर आते हैं। तो 21 अप्रैल 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ, जिसमें इब्राहिम लोदी पराजित भी हुआ और युद्ध मैदान में मारा भी गया। इसके बाद मुगल वंश की स्थापना हुई। पानीपत के विजय के पश्चात बाबर ने कहा, काबुल की गरीबी अब हमारे लिए नहीं है, क्योंकि बहुत धन दौलत मिला। तो बाबर ने काबुल के प्रत्येक निवासी को पानीपत के विजय खुशी में चांदी का एक एक सिक्का उपहार में दिया। लोगों ने उसकी उदारता की वजह से उसे कलंदर कहा।
तो पानीपत के विजय के पश्चात बाबर का संघर्ष मेवाड़ के शासक राणा के सांगा के साथ प्रारंभ हुआ, क्योंकि वही सबसे बड़ी शक्ति थे। तो बाबर ने खानवा के युद्ध जो लड़ा गया 17 मार्च 1527 ईस्वी में, राणा सांगा को पराजित किया और इस युद्ध की विजय के पश्चात उसने गाजी की उपाधि धारण की, हिंदू राजा को उसने हराया था। इसके बाद खानवा के युद्ध के बाद बाबर ने चंदेरी का युद्ध 29 जनवरी 1528 ईस्वी में मेदनी राय को पराजित किया। इसी युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया और राजपूतों के सिरों की मीनार बनवाई। चंदेरी के युद्ध में बाबर की तरफ से शेर शाह सूरी ने भी भाग लिया था, जो बाद में इसके बेटे हुमायूं को हटाकर स्वयं दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा। तो 6 मई 1529 ईस्वी में घाघरा के युद्ध में बिहार में बाबर ने संयुक्त अफगान सेना, जिसका नेतृत्व महमूद लोदी कर रहा था, को पराजित किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मुगल सम्राट जहांगीर ने निम्न में से किसे इंग्लिश खान की उपाधि दी थी? देखिए, अल्बुकर्क, फ्रांसिस्को अल्मीडा, विलियम हाकिंस, हेनरी द नेविगेटर। तो मुगल सम्राट जहांगीर ने निम्नलिखित में से इंग्लिश खान की उपाधि देने का काम किया था विलियम हाकिंस को, और 400 का मनसब भी दिया था। अगला, निम्न में से किस किले का निर्माण अकबर के राज्यकाल में नहीं कराया गया? दिल्ली का लाल किला, आगरा का किला, इलाहाबाद का किला, लाहौर का किला। तो आगरा का किला, इलाहाबाद का किला, लाहौर का किला, ये सब अकबर के राज्यकाल में, लेकिन दिल्ली का जो लाल किला था उसे शाहजहां ने बनवाने का कार्य किया। तो दिल्ली के लाल किले से संबंधित है शाहजहां। ये हमारा उत्तर है। अगला, भारतीय गौरव यश का अंतिम सूर्य किसके लिए प्रयुक्त हुआ? अब ये प्रश्न बहुत विवादित रहा, बहुत अलग अलग, किसी ने हेमू के लिए कहा, सबसे अधिक लोगों ने पृथ्वीराज के लिए कहा, राणा प्रताप के लिए भी कहा गया और छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए भी कहा गया, लेकिन अंततः जो इसका उत्तर है वो है पृथ्वीराज चौहान के लिए कहा गया कि भारतीय गौरव यश का अंतिम सूर्य। ठीक है, जो कि तराइन के दूसरे युद्ध में 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी के हाथों पराजित हुए, और इस प्रकार से भारत में मुस्लिम शासन का प्रारंभिक बिंदु हम तराइन के युद्ध को मानते हैं। ठीक है, तो बी हमारा उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। गुलाम का गुलाम किसे कहा गया था? मोहम्मद गौरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन, इल्तुतमिश। तो देखिए, गुलाम का गुलाम कहा गया इल्तुतमिश को, क्योंकि मोहम्मद गौरी के गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था इल्तुतमिश। तो गौरी, उसका गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश। तो ये क्या कहा गया? गुलामों का गुलाम। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अगला, किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया? 1527, 1526, 1525, 1524। तो बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत के प्रथम युद्ध में 1526 ईस्वी को पराजित किया। तो 31 का जो हमारा उत्तर है वो है बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कृष्णदेव राय ने किस नगर की स्थापना की? वारंगल, नागलापुर, उदयगिरी, चंद्रागिरी। तो कृष्णदेव राय ने नागलापुर इस नगर की स्थापना का कार्य किया। कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली शासक थे। तो कृष्णदेव राय के बारे में हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे। तो कृष्णदेव राय 1509 ईस्वी से 1529 ईस्वी, इन्हें अभिनव भोज, आंध्र भोज, यवन राज स्थापनाचार्य जैसी उपाधियां धारण की। इनका शासनकाल विजयनगर में साहित्य का क्लासिक युग माना जाता है। इनका शासनकाल तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है। ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं। इनके दरबार में अष्ट दिग्गज तेलुगु भाषा के 8 विद्वान एवं कवि रहते थे, जिसमें सबसे प्रमुख पेडाना तेलुगु तथा संस्कृत भाषा का ज्ञाता था। कृष्णदेव राय स्वयं भी विद्वान थे। इन्होंने जामवती कल्याणम संस्कृत, अमुक्त माल्यदा तेलुगु भाषा में राज व्यवस्था पर तथा उषा परिणय नामक नाटक की रचना की। हजारा मंदिर तथा बिट्टल स्वामी मंदिर का निर्माण करवाया। बिट्टल स्वामी मंदिर में अभी भी
कई तरह के सुर निकलते हैं उसे बजाने पर, और नागलपुर नगर की स्थापना की। इनके शासनकाल में पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस तथा एडवर्डी बारबोसा ने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की, और बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में कृष्णदेव राय को तत्कालीन भारत का सबसे शक्तिशाली शासक कहा था। अगला, जहांगीर ने मुख्यतः निम्नलिखित में किस कला को संरक्षण दिया था? चित्रकला, स्थापत्य कला, मूर्तिकला, संगीत कला। तो जहांगीर ने मुख्यतः निम्नलिखित में से चित्रकला को संरक्षण दिया था, और जहांगीर का काल चित्रकला का स्वर्णिम काल माना जाता है। ये हमारा उत्तर है। अगला, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने लाला कलावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा ली? हुमायूं, जहांगीर, अकबर, शाहजहां। तो निम्नलिखित में से मुगल शासक अकबर ने लाला कलावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा ली, और कहा जाता है कि अकबर नगाड़ा वादन में बहुत प्रवीण था, तो नगाड़ा वादन वो करता था। अगला, मुगल काल में जिस मदरसे ने मुस्लिम न्याय शास्त्र की पढ़ाई में विशिष्टता हासिल की वह स्थित था लखनऊ में, दिल्ली में, सियालकोट में, हैदराबाद, भारत में। तो मुगल काल में जिस मदरसे ने मुस्लिम न्याय शास्त्र की पढ़ाई में विशिष्टता हासिल की वह मदरसा था लखनऊ का मदरसा। ये हमारा उत्तर है। तो मुगल काल में मदरसों में कई मदरसे विशिष्ट प्रकार के होते थे, जैसे जो लखनऊ में मदरसा था फिरंगी महल मदरसा, वो न्याय शास्त्र की पढ़ाई के लिए प्रसिद्ध था, और जो सियालकोट का मदरसा था वो व्याकरण की शिक्षा के लिए प्रसिद्ध था। तो अलग अलग मदरसों की अलग अलग विशेषताएं थी। ठीक है, तो लखनऊ ये हमारा उत्तर है। अगला, जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? मोहम्मद शाह, हुसैन शाह, मुबारक शाह, इब्राहिम शाह। तो जौनपुर राज्य का अंतिम शासक था हुसैन शाह। 36 का जो हमारा उत्तर है वो है बी, हुसैन शाह। तो थोड़ा जौनपुर राज्य की हम बात कर लें, तो जौनपुर की स्थापना फिरोज तुगलक ने अपने चचेरे भाई मोहम्मद बिन तुगलक जौना खान की स्मृति में 1359-60 ईस्वी में गोमती नदी के तट पर इसे बसाया। मलिक सरवर नाम का हिजड़ा, जिसे मोहम्मद तुगलक द्वारा सुल्तान उस सर्क व ख्वाजा जहां की उपाधि प्राप्त थे, ने जौनपुर में सरकी राज्य की स्थापना की। 1399 में इसकी मृत्यु के पश्चात इसका दत्तक पुत्र मुबारक शाह शासक बना, जिसने सर्वप्रथम जौनपुर में सुल्तान की उपाधि धारण की। इस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक इब्राहिम शाह सरकी था, जिसने 1402 से 1440 ईस्वी तक शासन किया, और जिसने सिराज हिंद की उपाधि धारण की। इब्राहिम शाह सरकी कला, ज्ञान, संगीत एवं संस्कृति का महान संरक्षक था। इसके संरक्षण में संगीत शिरोमणि नामक संगीत ग्रंथ की रचना हुई, फतवा इब्राहिम शाही और बहर उल मवाज नामक पुस्तकें भी लिखी गई। इसके अधीन हुई सांस्कृतिक उन्नति के कारण जौनपुर को भारत का सिराज कहा जाने लगा। इसी के समय जौनपुर की नई शैली सरकी शैली का जन्म हुआ। इसकी मृत्यु के पश्चात महमूद शाह शासक बना, जो बहलोल लोदी से पराजित हुआ, फिर मोहम्मद शाह शासक बना। इस वंश का अंतिम शासक हुसैन शाह सरकी था। सिकंदर लोदी ने जौनपुर को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। 1303 में काकतीय शासकों की सेना ने निम्न में से किसकी सेना को वारंगल में परास्त किया? इल्तुतमिश की, बलबन की, अलाउद्दीन खिलजी की, मोहम्मद तुगलक की। तो निश्चित रूप से यह अलाउद्दीन खिलजी का काल है, अलाउद्दीन खिलजी। 37 का हमारा उत्तर है सी। अगला, अकबर के शासन काल में दक्कन में निम्न पद्धतियों में से कौन सा भू राजस्व वसूली का प्रचलित आधार था? विच अमंग द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लिविंग लैंड रेवेन्यू इन डेक्कन वाज प्रिवलेंट ड्यूरिंग द रीजन ऑफ अकबर? कनकूट, हल की संख्या, जब्त, गल्ला, बख्शी। तो अकबर के शासनकाल में दक्कन में कोई उस तरह की प्रॉपर व्यवस्था नहीं थी जैसे उत्तर भारत में थी भू राजस्व वसूली का। तो वहां पर हल की संख्या के आधार पर यह होता था। बी हमारा उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। निम्न विदेशी यात्रियों में से किसने जहांगीर के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? फादर एंथोनी मानसरेट, फ्रांसिस्को प्लस्ट, निकोलो मनुची,
फ्रैंकवायस बर्नियर। तो निम्न विदेशी यात्रियों में से जहांगीर के शासनकाल में भारत की यात्रा किया था फ्रांसिस्को प्लस्ट। ये एक डच यात्री था जिसने जहांगीर के शासनकाल में यात्रा की थी और जहांगीर की भारत नाम से इसने पुस्तक भी लिखा है। बी हमारा उत्तर है। निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है? अदीना मस्जिद मांडू, लाल दरवाजा मस्जिद जौनपुर, दाखिल दरवाजा गौड़ और तीन दरवाजा अहमदाबाद। तो निम्नलिखित युग्मों में सुमेलित नहीं है अदीना मस्जिद मांडू। अदीना मस्जिद पश्चिम बंगाल में स्थित है और सिकंदर शाह जो बंगाल का शासक था उसने 1360 ईस्वी में इस मस्जिद का निर्माण कराया था। तो ए हमारा उत्तर है। अब कथन वाला प्रश्न आ गया है। कथन और कारण। कथन है मध्यकाल में संगीत पर संस्कृत में लिखी गई अनेक पुस्तकों का फारसी में अनुवाद किया गया। कारण आरंभिक चिश्ती सूफी संत संगीत सभाओं जिन्हें समा कहा जाता था के शौकीन थे। तो देखिए मध्यकाल में संगीत पर संस्कृत में लिखी गई अनेक पुस्तकों का फारसी में अनुवाद किया गया, ये सही है। आरंभिक चिश्ती सूफी संत संगीत सभाओं जिन्हें समा कहा जाता था के शौकीन थे, ये भी सही है। और ऐसे में दोनों ए और आर सही हैं, परंतु ए का सही स्पष्टीकरण आर नहीं है। तो बी हमारा उत्तर होगा। अगला, निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो एक तरफ रियासत और दूसरी तरफ शासक। ठीक है, तो स्टेट और रूलर। देवगिरी, वरांगल, होयसल, मदुरा, शंकर देव, रामचंद्र देव, बीरबल्लाल और बीर पांडे। तो मदुरा बीर पांडे, होयसल बीरबल्लाल और देवगिरी शंकर देव। तो देखिए देवगिरी से ही संबंधित है रामचंद्र देव और शंकर देव, यानी देवगिरी के यादव। इसमें सुमेलित नहीं है बी वरांगल। यहां का शासक था प्रताप रुद्र देव। रामचंद्र देव देवगिरी के शासक थे और प्रताप रुद्र देव यहां के शासक थे वरांगल के। तो बी हमारा उत्तर होगा। अगला, निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो फिर से सुमेलित का प्रश्न। ध्रुवदास भगत नामावली, नाभादास भक्तमाल, रसखान रसिक प्रिया, उस्मान चित्रावली। तो निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है रसिक प्रिया। असल में रसिक प्रिया रसखान की रचना नहीं है, बल्कि ये केशव दास की रचना है। तो 43 का जो हमारा उत्तर है वो है सी। आगे बढ़ते हैं। मध्यकालीन भारत के ऐतिहासिक स्रोतों में चकला शब्द का प्रयोग हुआ है। यह द टर्म चकला हैज बीन यूज्ड इन मेडाइवल इंडियन हिस्ट्री सोर्सेस। दिस वाज परगना के समानार्थी, सरकार के समानार्थी, सूबा और परगना के बीच की क्षेत्रीय इकाई, लेकिन सरकार के समानार्थी नहीं। तो मुगल साम्राज्य में को विभाजित किया गया था विभिन्न सरकार में, यानी जिलों में, और एक जिले में कई परगने होते थे। शाहजहां के शासनकाल में कुछ परगनों को मिलाकर के एक नई इकाई का निर्माण किया गया जिसे चकला कहा गया। तो सूबा और परगना के बीच की क्षेत्रीय इकाई, लेकिन सरकार के समानार्थी नहीं। सी हमारा उत्तर है। ठीक है। अगला, दिल्ली में पुराना किला के सामने खैरुल मंजिल नामक मस्जिद का निर्माण किसने कराया? हमीदा बानो बेगम, सलीमा सुल्तान, जीजी अंगा, अब माहम अनगा। तो माहम अनगा जो कि अकबर की संरक्षिका थी, उसने खैरुल मंजिल नामक मस्जिद का निर्माण करवाया दिल्ली में के पुराना किला के सामने। तो 45 का जो हमारा उत्तर है वो है डी। अगला, निम्नलिखित को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो अब आ गए हैं लेटर मुगल शासक, और
इन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो बहादुर शाह के बाद शासक बना जहांदार शाह 1712 से लेके 1713 ईस्वी, केवल 1 साल। उसके बाद शासक बना मोहम्मद शाह 1719 से लेकर के 1748 ईस्वी तक। उसके बाद शासक बना अहमद शाह 1748 से लेकर के 1754 तक ये शासक रहा। और इसके बाद शासक बना आलमगीर सेकेंड, जो कि 1754 से लेकर 1759 तक शासक रहा। 1754 से लेकर के 1759 तक ये शासक रहा। तो अब इन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले तो जहांदार शाह, यानी 2 सबसे पहले होगा। 2 सबसे पहले कहाँ है? बी में है। तो 46 का जो हमारा उत्तर होगा वो बी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे, तो यहाँ पे उत्तर मुगल बादशाहों की लिस्ट है। बहादुर शाह साहेब खबर, उसकी उपाधि 1707 से 1712, औरंगजेब के बाद ये गद्दी पे बैठा। फिर जहांदार शाह लंपट मूर्ख 1712 से 13। फिर फर्रुखसियर, जिसे घृणित कायर कहा गया, 1713 से 19। फिर बीच में 3-3 महीने, 2.5 महीने के लिए 2 शासक, रफ़ीउद्दौला, रफ़ीउद्दरजात, फिर मोहम्मद शाह रंगीला। सबसे लंबा शासनकाल रहा इसका औरंगजेब के बाद के शासकों, मुगल शासकों में। फिर अहमद शाह, फिर आलमगीर सेकेंड, शाह आलम थर्ड, अकबर सेकेंड, जिसके समय में मुगलों का सिक्का बंद हो गया, और बहादुर शाह जफर, जिसके समय में 1857 की क्रांति हुई और इसे रंगून निर्वासित कर दिया गया। अगला, सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को किस नाम से जाना जाता है? सरदेशमुखी, चौथ, अबवाब, जमादानी। तो सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को जाना जाता था चौथ के नाम से। तो ऐसे क्षेत्र जो मराठा साम्राज्य से बाहर थे, उन क्षेत्रों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए, स्वयं से भी सुरक्षा प्रदान करने के लिए और अन्य बाहरी शक्तियों से भी सुरक्षा प्रदान करने के लिए उस राज्य की आय का 1/4 मराठे उस राज्य से वसूलते थे, जिसे चौथ कहा जाता था। मराठे कर और वसूलते थे जिसका नाम था सरदेशमुखी। सरदेशमुखी कुल भूमि कर का 10% होता था, जबकि चौथ, जैसा कि नाम से ही है, उस राज्य की जिससे वसूला जाता था उसकी कुल आय का 1/4 होता था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए, सुमेलन का प्रश्न बहुत सारा आ रहा है 2018 से ही हम देखें तो, और प्रश्नों की कठिनता का स्तर बहुत अधिक बढ़ता चला जा रहा है। बहुत ऐसे युद्धों को कालानुक्रम में व्यवस्थित करने के लिए दिया जा रहा है, जिनमें से कुछ युद्धों के बारे में इतना पढ़ने के बाद भी लोग नहीं सुने होंगे। तो बड़ा टफ होता जा रहा है एंशिएंट हिस्ट्री और मेडाइवल हिस्ट्री के प्रश्न। ठीक है, जिसका यहाँ आप देख सकते हैं। तो कौन सुमेलित नहीं है? तो दाम, ताम्र की मुद्रा, ये सही सुमेलित है शेर शाह सूरी के समय। देसाई, मराठा साम्राज्य में देसाई राजस्व अधिकारी होता था। दीवान, तो मुगलों के समय दीवान प्रांतीय राजस्व का प्रमुख होता था। जरीब एक प्रकार का कर, असल में जरीब एक प्रकार का कर नहीं था, बल्कि जरीब भूमि माप की एक इकाई थी, इससे भूमि का मापन होता था। तो डी सुमेलित नहीं है। अगला, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। मुल्ला दाऊद, दामोदर कवि, सोमनाथ, अमीर खुसरो, चंदायन, आसिका, पद्मावती कथा, राग विबोध। तो देखिए, इसमें से अमीर खुसरो, आसिका, ठीक है, ये फैक्ट थोड़ा आसान है। तो डी का 2, और डी का 2 देखिए हमें कहाँ दिख रहा है? डी का 2 हमें केवल और केवल बी में दिख रहा है। तो ये बिल्कुल लेटेस्ट प्रश्न है 2019 का, इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि जो सुमेलन का प्रश्न है उसमें
घबराने की ज़रूरत नहीं, अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है, थोड़ा दिमाग लगाने की ज़रूरत है। अगर सब कुछ अच्छा रहा तो पूरी उम्मीद है कि आपको उत्तर मिल जाने वाला है। तो शोभनाथ राग विबोध सी का 4, दामोदर कवि पद्मावती कथा बी का 3। अब एक पद्मावत है जिसे मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा, वो अलग है, ये पद्मावती कथा है, ठीक है। सी का 4 और बी का 3 और ए का 1 मुल्ला दाऊद चंदायन, ठीक है। तो ए का 1, बी का 3 दामोदर कवि पद्मावती कथा, सी का 4 शोभनाथ राग विबोध, डी का 2 अमीर खुसरो आशिका। तो यही बी हमारा उत्तर होगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी एक विशिष्टता इक्ता व्यवस्था की नहीं है? इक्ता एक राजस्व एकत्रित करने की व्यवस्था थी। सियासतनामा इक्ता व्यवस्था की जानकारी का स्रोत है। इक्ता से एकत्रित राजस्व सीधा सुल्तान के खाते में जाती थी। मुक्ति को इक्ता से एकत्रित राजस्व से सैनिक रखने पड़ते थे। तो इक्ता व्यवस्था को प्रारंभ इल्तुतमिश ने किया। पूरे क्षेत्र को विभिन्न इक्तों में बांट दिया जाता था। एक प्रकार से इक्ता यानी सूबा से हम समझ सकते हैं, और इसका जो प्रधान अधिकारी होता था उसे इक्तेदार कहते थे और उसे मुक्ति भी कहते थे। तो इक्ता एक राजस्व एकत्रित करने की व्यवस्था थी, सही है। सियासतनामा इक्ता व्यवस्था की जानकारी का स्रोत है, सही है। मुक्ति को इक्ता से एकत्रित राजस्व से सैनिक रखने पड़ते थे, सही है। इक्ता से एकत्रित राजस्व सीधा सुल्तान के खाते में जाता था, ये असल में सही नहीं है। इक्ता से एकत्रित राजस्व के द्वारा ही प्रशासनिक खर्च और सैन्य खर्च मुक्ति द्वारा किया जाता था, ठीक है। तो सी हमारा उत्तर है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए, सुमेलित नहीं है सही, ऐसे कितने प्रश्न हैं। तबकात नासिरी, मिनहाज उस सिराज जस जानी, तारीख फिरोजा शाही, शम्स सिराज अफीक, तुगलक नामा इबन बतूता और हुमायूं नामा गुलबदन बेगम। तो देखिए, तुगलक नामा ये इबन बतूता की रचना नहीं है, ये अमीर खुसरो की रचना है। तो तुगलक नामा अमीर खुसरो की रचना है। और यहीं पर एक तथ्य और आपको बताना चाहूंगा कि तारीख फिरोज शाही जियाउद्दीन बर्नी की पुस्तक है। तो इसी टाइटल पर यानी तारीख फिरोज शाही पर दो अलग अलग पुस्तकें हैं, एक जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा लिखित और एक शम्स सिराज अफीक के द्वारा लिखित। तो यही सी सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। अगला, निम्नलिखित राजाओं में से किसने अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया था? भाटा का राजा रामचंद्र सिंह, मालवा का राज बहादुर, मेवाड़ का उदय सिंह, गुजरात का मुजफ्फर शाह। तो निम्नलिखित राजाओं में से अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया था भाटा यानी रीवा का राजा रामचंद्र सिंह। तो तानसेन के जो बचपन का नाम था वो था राम तनु पांडे, ये भाटा रीवा, ठीक है। तो राम तनु पांडे इनका मूल नाम था। अगला, मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? मनसबदारी व्यवस्था राज्य के कुलीन वर्ग से संबंधित थी जिसे अकबर ने प्रारंभ किया था। तो बिल्कुल मनसबदारी व्यवस्था राज्य के कुलीन वर्ग से संबंधित थी जिसे अकबर ने प्रारंभ किया था। मनसबदारी का पद पैतृक था, तो मनसबदारी का पद पैतृक नहीं था। मनसबदारी का चेंज होती रहती थी, तो ये पैतृक नहीं था कि पिता के बाद पुत्र ही मनसबदार बनेगा, ऐसा नहीं था। तो ऐसे में केवल एक यही सही है। तो मनसबदारी व्यवस्था राज्य के कुलीन वर्ग संबंधित थी जिसे अकबर ने प्रारंभ किया, और मनसबदारी का पद पैतृक था, तो यही गलत है, ये सही है, ठीक है। तो केवल एक सही है। अगला, अभिकथन ए, अकबर ने शेरशाह की तरह राज्य के सिक्कों के प्रचलन को नियमित करने का प्रयास किया। और दूसरा, शेरशाह की मुद्रा पद्धति के समान अकबर के समय का ताम्र का प्रमुख सिक्का दाम था। तो अकबर ने शेरशाह की तरह राज्य के सिक्कों के प्रचलन को नियमित करने का प्रयास किया, सही है।
शेरशाह की मुद्रा पद्धति के समान अकबर के समय का ताम्र का प्रमुख सिक्का दाम था। तो ए, दोनों ए और आर सही है और ए का सही स्पष्टीकरण आर है। अगला, निम्नलिखित युद्धों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कोटों से उत्तर चुनिए। सरनाल का युद्ध, बिलग्राम का युद्ध, धर्मत का युद्ध, जजाऊ का युद्ध। अब देखिए कितने मुश्किल प्रश्न बनाए जा रहे हैं। तो बिलग्राम का युद्ध हुआ 1540 में, सरनाल का युद्ध हुआ 1572 में, धर्मत का युद्ध हुआ 1658 में और जजाऊ का युद्ध हुआ 1707 में। ठीक है, तो सबसे पहले बिलग्राम का युद्ध यानी 2, उसके बाद 1, 2, उसके बाद 1, फिर धर्मत का युद्ध 3 और उसके बाद 4। ये हमारा उत्तर है। तो 1572 सरनाल का युद्ध, बिलग्राम का युद्ध 1540, धर्मत का युद्ध 1658 और जजाऊ का युद्ध 1707। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित स्मारकों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए हुए कूटों में से सही उत्तर चुनिए। रबिया दौरानी का मकबरा औरंगाबाद, शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम, हुमायूं का मकबरा दिल्ली, अटाला मस्जिद जौनपुर। तो इन्हें कालानुक्रम में हमें व्यवस्थित करना है। तो अटाला मस्जिद का निर्माण 1408 में हुआ। शेरशाह सूरी का मकबरा शेरशाह ने ही प्रारंभ किया, हालांकि इसके मृत्यु के बाद बन करके वो कंप्लीट हुआ। ये 1545 में हुआ। इसके बाद हुमायूं का मकबरा और सबसे अंत में औरंगजेब की पत्नी रबिया दौरानी का मकबरा, जिसे बीबी के मकबरे के नाम से भी हम जानते हैं। तो सबसे पहले अटाला मस्जिद यानी 4 सबसे पहले देखिए। तो अगर कोई इस तरह दिमाग लगा ले तो इन प्रश्नों को क्रैक कर सकता है। ठीक है, 4 इसी में है। तो यही 56 का जो हमारा उत्तर होगा वो होगा बी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर, शेख बुरहानुद्दीन गरीब दौलताबाद, शेख मोहम्मद हुसैनी गुलबर्गा, शेख निजामुद्दीन औलिया मुल्तान। तो शेख निजामुद्दीन औलिया दिल्ली, ये हमारा उत्तर होगा। तो शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह दिल्ली में है, न कि मुल्तान में है। तो डी हमारा उत्तर होगा। अगला, 1687 में जब औरंगजेब ने गोलकुंडा किले पर अधिकार किया, उस समय गोलकुंडा का शासक कौन था? अबुल हसन कुतुब शाह, सिकंदर आदिल शाह, अली आदिल शाह, शाइस्ता खान। तो उस समय 1687 में जब औरंगजेब ने गोलकुंडा किले पर अधिकार किया, उस समय गोलकुंडा का शासक था अबुल हसन कुतुब शाह। अबुल हसन कुतुब शाह। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? ठीक है, अब ये 2020 के प्रश्न। अकबर ने लड़कों और लड़कियों के विवाह आयु निर्धारित करने का प्रयास किया था। तो बिल्कुल किया था। अकबर ने लड़कियों को अभिभावकों के दबाव से अलग स्वयं की इच्छा से विवाह करने की स्वतंत्रता दी थी। तो ये दोनों सही हैं, 1 और 2 दोनों। 59 का उत्तर हमारा है सी। अगला, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 अधिकारी, सूची 2 विहित कर्तव्य। तो ऑफिसर असाइन ड्यूटी, किसका क्या कार्य था? दीवान तन, मुस्तारफी, मुशरिक, वाकिया, नवीस। देखिए कितना टफ प्रश्न है। इस तरह के प्रश्न जो है 2018 से ही देखने को मिल रहे हैं। 2020, 21, 22 में तो बहुत टफ प्रश्न थे। ठीक है, तो देखिए दीवान ए तन, जागीर व वेतन को देखना। ए का 3 हमें कहाँ दिख रहा है? देखिए ए का 3 हमें केवल बी में दिख रहा है। ए का 3 हमें केवल बी में दिख रहा है और यही बी इसका उत्तर है। बी का 4 मुस्तारफी, राज्य की आय व्यय का निरीक्षण करना। सी का 1 मुशरिफ, कार्यालय को संभालने के लिए। और डी का 2
वाकिया नवीस प्रमुख घटनाओं व फरमानों को सूचीबद्ध करना, मराठा साम्राज्य। अगला, निम्नलिखित में से किस मुगल कालीन नहर का निर्माण फिरोज शाह की रजबवाह को पुनर्जीवित करके किया गया? सिखनू, सहाब नहर, नहरे बहिस्त, नहरे आगरा। तो सहाब नहर, बी हमारा उत्तर है। अगला, निम्नलिखित में से कौन किताब नौरस नामक पुस्तक का लेखक था? इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय, अली आदिल शाह, कुली कुतुब शाह, अकबर द्वितीय। तो बीजापुर का शासक इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय ने किताब ए नौरस की रचना की, जिसका हिंदी में अर्थ नौ रसों की किताब, ये दक्कनी भाषा में लिखा गया। ठीक है, तो ए हमारा उत्तर है। अगला, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। देखिए कितना टफ प्रश्न है, बताइए इस तरह का। तो जजमानी व्यवस्था उत्तर भारत में थी, जजमानी व्यवस्था उत्तर भारत में थी। 12 बलूट ये महाराष्ट्र में व्यवस्था प्रचलित थी। मिरासी ये तमिलनाडु में व्यवस्था थी। अडाडे ये कर्नाटक में व्यवस्था थी। तो ए का वन देखिए सब में है। 12 बलूट बी का 3, बी में भी है और डी में भी है। मिरासी तमिलनाडु सी का 4 केवल डी में है, और अडाडे डी का 2 कर्नाटक। तो ऐसे में ये 63 का जो हमारा उत्तर है वो है डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? देखिए फिर से सही सुमेलित नहीं है, 2021 का प्रश्न। तो राणा हमीर मेवाड़ के, राणा चुंडा मारवाड़ के, मलिक राजा फारूकी खानदेश, मलिक सरवर ख्वाजा जहां। तो मलिक सरवर ख्वाजा जहां मालवा से नहीं था, मलिक सरवर जिसकी उपाधि थी ख्वाजा जहां, यह जौनपुर में सरकी राजवंश का संस्थापक था। ठीक है, तो डी हमारा उत्तर है। अगला, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में ग्रंथ है और सूची 2 में उसके रचयिता हैं। रागमाला, रस कौमुदी, राग विबोध, चतुर्दंडी प्रकाशिका। तो रागमाला पुंडरीक विठल, रस कौमुदी श्रीकंठ, राग विबोध शोभनाथ, और चतुर्दी प्रकाशिका डी का 2 वेंकट। तो ए का 3 कहाँ दिख रहा है? रागमाला पुंडरीक विठल, बी का 4 रस कौमुदी श्रीकंठ, सी का 1 राग विबोध शोभनाथ, और डी का 2 चतुर्दी प्रकाशिका। तो 65 का जो हमारा उत्तर है वो है ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कितना कठिन प्रश्न है। मुगल साम्राज्य मूल रूप से एक सैनिक राज्य था। केंद्रीय शासन व्यवस्था के विकास की प्राण शक्ति उसकी सैनिक शक्ति पर निर्भर थी। तो मुगल साम्राज्य मूल रूप से एक सैनिक राज्य था, क्योंकि केंद्रीय शासन व्यवस्था के विकास की प्राण शक्ति उसकी सैनिक शक्ति पर निर्भर थी। ऐसे में दोनों ए और आर सही है। ए का सही स्पष्टीकरण आर है, ए हमारा उत्तर है। अगला, फवायादुल फवाद नामक पुस्तक शेख निजामुद्दीन औलिया की बातचीत का विवरण है। इसका संकलन किया था अमीर हसन सिजजी, अमीर खुसरो, जियाउद्दीन बर्नी और हसन निजामी। तो ए हमारा उत्तर है अमीर हसन सिजजी ने। निम्नलिखित में से किसने चिंतामणि भट्ट द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ सुख सप्तती का फारसी में अनुवाद कर उसका नाम तूती नामा रखा? अमीर खुसरो, अब्दुल रज्जाक, सिहाबुद्दीन उल उमरी और ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शबी। तो यही डी हमारा उत्तर है। 68 का उत्तर है डी। आगे बढ़ते हैं। अलाउद्दीन खिलजी की निम्नलिखित विजयों को कालानुक्रमान
व्यवस्थित कीजिए। रणथंभौर, गुजरात, वारंगल, चित्तौड़। अब ये 2022 का प्रश्न है, कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो गुजरात का अभियान हुआ 1299 में, रणथंभौर का अभियान हुआ 1301 में, चित्तौड़ का अभियान हुआ 1303 में, वारंगल का अभियान हुआ 1310 ईस्वी में। तो सबसे पहले गुजरात यानी टू सबसे पहले कहाँ दिख रहा है? सी में। उसके बाद 2 के बाद 1 के बाद 4 और 4 के बाद 3। तो यही सी हमारा उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। औरंगजेब के शासनकाल की निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उनको काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। देवराई की लड़ाई, बनारस के पास सुजा की पराजय, सामूगढ़ की लड़ाई और धर्मत में विजय। अब एक बार फिर से काल क्रमानुसार व्यवस्थित करने का प्रश्न आ गया है। तो देखिए, इन सब में सबसे पहले हुआ बनारस के पास सुजा की हार फरवरी 1658 में, फरवरी 1658 में। उसके बाद धर्मत में विजय अप्रैल 1658 में। उसके बाद सामूगढ़ की लड़ाई मई 1658 में और देवराई की लड़ाई अप्रैल 1659 में। ठीक है, तो सबसे पहले हुआ बनारस के पास सुजा की पराजय। तो 2 सबसे पहले हुआ, 2 सबसे पहले कहाँ दिख रहा है? डी में दिख रहा है। 2 सबसे पहले डी में दिख रहा है। तो यही हमारा उत्तर होगा। 70 का जो हमारा उत्तर होगा वो होगा डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। शेर शाह को अपनी वीरता से प्रभावित करने वाले जैता और कुंपा किस स्थान से संबंधित थे? मेवाड़, मालवा, मारवाड़, बुंदेलखंड। तो शेर शाह को अपनी वीरता से प्रभावित करने वाले जैता और कुंपा मारवाड़ से संबंधित थे और 1544 में लड़े गए गिरी सुमेल के युद्ध में इन लोगों ने अपनी वीरता और साहस का प्रदर्शन किया था। सी हमारा उत्तर है। अगला, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो एक तरफ फिलासफर हैं और दूसरी तरफ उनकी फिलासफी है। तो रामानुज, माधवाचार्य, निम्बार्क, वल्लभाचार्य। शुद्ध द्वैत, द्वैताद्वैत, द्वैत, विशिष्ट द्वैत। तो रामानुज विशिष्ट देव द्वैत। ठीक है, तो ये इनका विचार। माधवाचार्य द्वैत, निम्बार्क द्वैताद्वैत और वल्लभाचार्य शुद्ध द्वैत। ठीक है, तो ए का 4 हमें कहां दिख रहा है? केवल ए में दिख रहा है। तो ए का 4, बी का 3 माधवाचार्य द्वैत, सी का 2 निम्बार्क द्वैताद्वैत और डी का 1 वल्लभाचार्य शुद्ध द्वैत। ठीक है, ये हमारा उत्तर है। अगला, किस मुगल शासक ने बनारस के संस्कृत और हिंदी के महान विद्वान कविंद्र आचार्य सरस्वती को राजकीय संरक्षण प्रदान किया? हुमायूं, जहांगीर, अकबर, शाहजहां। तो बनारस के संस्कृत और हिंदी के महान विद्वान कविंद्र आचार्य सरस्वती को राजकीय संरक्षण प्रदान करने का काम शाहजहां ने किया। 73 का जो हमारा उत्तर है वो है डी। तो अभी तक हमने 2022 तक के प्रश्नों को डिस्कस कर लिया है। अब हम 2023 के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन फिरोज तुगलक के नागरकोट अभियान के दौरान संग्रहित 300 संस्कृत पुस्तकों का अनुवाद किया? तालिब अमूली, मुल्ला अब्दुल बाकी, मिर्जा मोहम्मद अली, अजीजुद्दीन खान। तो अजीजुद्दीन खान या अजीजुद्दीन खालिद।
ने ये कार्य किया और इस पूरे अनुवाद कार्य को दलियाल ए फिरोज शाही के नाम से जाना गया। दलियाल ए फिरोज शाही। तो डी हमारा उत्तर है। अगला, तो ये सुमेलित करने वाला प्रश्न आ गया है। अब देखिए ये कितना जो है कठिन प्रश्न है, ठीक है। तो हम लगातार देख रहे हैं कि जैसे जैसे साल बीत रहा है वैसे वैसे प्रश्नों की कठिनता का स्तर भी बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है। तो देखिए मीरात ए सिकंदरी ये गुजरात विजय से संबंधित है और बुरहान ए मासिर ये बहमनी के अहमदनगर का इतिहास इसमें बताया गया है। रियाज उस सलातीन ये है बंगाल के इतिहास से संबंधित और रियाज उल इंसा ये है महमूद गवा के पत्रों का संग्रह, ठीक है। तो ए का 4, बी का 2, सी का 1, रियाज उस सलातीन बंगाल का इतिहास और डी का 3 रियाज उल इंसा महमूद गवा के पत्रों का संग्रह, ठीक है। तो ए हमारा उत्तर होगा। अगला, निम्नलिखित में से कश्मीर के किस शासक ने जजिया और गौ हत्या को समाप्त किया? सिकंदर शाह, शमसुद्दीन शाह, हैदर शाह, जैनुल आबदीन। तो जैनुल आबदीन को कश्मीर के अकबर के नाम से जाना जाता है। 1420 ईस्वी में यह गद्दी पर बैठा और इसे एक धर्मनिरपेक्ष शासक के रूप में याद किया जाता है जिसने कि सब धर्मों को एक समान रूप से देखा और इसीलिए इसे जम्मू कश्मीर के अकबर की संज्ञा दी जाती है। इसने जजिया भी हटाया और गौ हत्या को भी समाप्त करने का काम किया। डी हमारा उत्तर है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इल्तुतमिश रजिया के पिता थे निश्चित रूप से। गुलबदन बेगम बागबर की पुत्री थे, सही है। हमीदा बानो बेगम अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी। हमीदा बानो बेगम अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी नहीं बल्कि हुमायूं की पत्नी थी, ठीक है। तो यही सी हमारा उत्तर होगा। अगला, कैप्टन हाकिंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? वह 1611 में जेम्स प्रथम के दूत के रूप में भारत आया? नहीं, वो 1608 में हेक्टर नामक जहाज से भारत आया और उसे तुर्की भाषा का बहुत अच्छा ज्ञान था जिस वजह से जहांगीर उससे प्रभावित हुआ और उसे 400 रुपए का मनसब और इंग्लिश खान की उपाधि देने का काम किया जहांगीर ने। दूसरा, यह तुर्की भाषा का बहुत अच्छा ज्ञाता था, तो यह सही है। पहला सही है, दूसरा गलत है, तो केवल 2 पूछा जा रहा है कौन सा सही है। डी हमारा उत्तर होगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन कवियत्री पुस्तक सही सुमेलित नहीं है? देखिए बहुत टफ प्रश्न है। दयाबाई, विनय मल्लिका, सहजोबाई, सहज प्रकाश, सोन कुमारी, स्वर्ण बेली की कविता और गंगाबाई गणेश देव लीला यही सुमेलित नहीं है। गंगाबाई कृष्ण भक्ति परंपरा की गायिका थी, कवित्री थी और गंगाबाई के पद के नाम से इनकी रचना है। तो डी हमारा उत्तर है। अगला, संगीत की टप्पा शैली निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के दरबार में परिष्कृत एवं विकसित हुई? तो संगीत की टप्पा शैली मोहम्मद शाह के दरबार में परिष्कृत एवं विकसित हुई। तो सी हमारा उत्तर है, ठीक है। तो इस प्रकार से यूपीपीसीएस प्रीलिम्स में मध्यकालीन भारतीय इतिहास से 2011 से लेकर 2023 के दौरान जो कुल 80 प्रश्न पूछे गए उन्हें हमने डिस्कस किया। देखिए आधुनिक भारतीय इतिहास से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं अगर हम इतिहास की बात कर रहे हैं। तो प्राचीन और मध्यकालीन भारतीय इतिहास को हम जब मिला देते हैं तो लगभग उतने ही प्रश्न आधुनिक भारतीय इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये हमें दिख ही गया, केवल 80 प्रश्न पूछे गए जबकि आधुनिक भारतीय इतिहास से लगभग 150 प्रश्न पूछे गए। इसके अलावा आपने देखा कि बहुत फैक्चुअल प्रश्न पूछे गए, ठीक है। तो उसमें बहुत व्याख्या की जगह नहीं थी, इसलिए बहुत जो है रोचक भी आपको नहीं लगा होगा ये पूरा सेशन, ऐसा मुझे लगता है। बाकी आप कमेंट करके बताइएगा और अगर ये मेरा प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलता हूं इसी सीरीज के अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।